Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we have 6 articles to discuss. पहला आर्टिकल एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल से रिलेटेड है, वी गोना टॉक अबाउट दैट. फिर यूएस ने जो सैंक्शन इंपोज किए ईरान के ऊपर, वी गोना टॉक अबाउट दैट. फिर हम बात करेंगे कमांड एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में. देन हम बात करेंगे राफेल के बारे में. आफ्टर दैट डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में हम लोकेशन जानेंगे एंड साउथ सुडान की लोकेशन जानेंगे. तो दीज आर दी आर्टिकल्स दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. देखिए, इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है लीजिंग को लेके. मतलब जो एयरक्राफ्ट है उसे किराए पे लेके आते हैं एंड उसके बाद अगर मान लीजिए कंपनी फेल होती है तो कई बार लीजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई ये आर्टिकल आपका उसी चीज से रिलेटेड है. अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025. अब इसमें इंडिया का जो एविएशन लॉ है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम अपडेट कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर सके. जैसे वेरियस ओकेजन्स पे, चाहे आप किंगफिशर एयरलाइंस की बात करो, चाहे गो फर्स्ट की बात कीजिए या स्पाइस जेट की बात कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिली थी जिसकी वजह से ये अपडेट्स किए गए हैं. अब इन अपडेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई हम एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने वाले हैं फ्रेमवर्क्स के अंदर कि कैसे एयरक्राफ्ट को लीज और फाइनेंस किया जा सकता है इंडिया के अंदर. यहां पर लीगल रेमेडीज भी प्रोवाइड की जाएंगी जो डेटर्स है, जिन्होंने उधार दिया है या लीज किया है अपने एयरक्राफ्ट को. इन एडिशन टू दिस हम यहां पे इंपावर करेंगे कि भाई जो लीज पे अपने एयरक्राफ्ट दे रहा है उसको कहीं ना कहीं किसी तरह का नुकसान ना हो, वो रिक्लेम कर सके अपने एसेट्स को इन केस अगर कोई कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो ओवरऑल हमारा ये मैकेनिज्म कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए रहेगा ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो इंडिया के अंदर. एंड यहां पे हम डोमेस्टिक लीजिंग प्रमोशन करेंगे कि भाई इंडिया से ही, जैसे गिफ्ट सिटी को यहां पर मेनली टारगेट किया गया है कि भाई गिफ्ट सिटी के थ्रू ये लीजिंग एग्रीमेंट हो एंड जिससे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हम इंकरेज करेंगे डोमेस्टिकली लीज को. एंड यहां पे हम अपनी जो केप टाउन कन्वेंशन इंडेक्स है इसके अंदर स्कोर को भी इंप्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि जो फाइनेंस करने वाले हैं या लीज देने वाले हैं लोग उनको कम से कम नुकसान हो. तो यहां पे अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था कि इंडिया के अंदर जैसे गो फर्स्ट है, इन्होंने लाइक आप मान के चलिए बैंकक्रप्सी को जब फाइल किया था तब हुआ ये कि इनके एयरक्राफ्ट लीज पे थे. अब यहां पर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उन्होंने मॉनिटोरियम प्रोविजंस को इंपोज किया, जिसके बाद जो लीजर्स है कहीं ना कहीं इनको अपने एयरक्राफ्ट को 5 दिन के अंदर सौंपा नहीं किया. तो जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं. जो लीज देने वाले हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण आप ये मान के चलो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक मार्केट में वो कहीं ना कहीं आपका डिक्लाइन करता है. एंड मोर ओवर यही कारण था कि भाई अपना जो रैंक था वो रैंक भी काफी खराब हुआ इंटरनेशनल एविएशन रिस्क इंडेक्स के अंदर. तो हम ये चाहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम ना हो और हम केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल को अब डोमेस्टिक लॉ के साथ यहां पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इनसिंक करना चाहते हैं ताकि इंडिया के अंदर जो एयरक्राफ्ट या आप कह सकते हो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है वो अच्छे से ग्रो करे. अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. देखो, सबसे पहली चीज तो केप टाउन कन्वेंशन जो है उसको इंडिया ने साइन किया था. पहले इस कन्वेंशन के बारे में ही जान लेते हैं. 2001 में ये कन्वेंशन आई थी जो स्टैंडर्डाइज करती है ट्रांजैक्शन, जैसे जहां पर भी हाई वॉल्यूम मूवेबल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हो, चाहे आप एयरक्राफ्ट, इंजन्स, रेलवे रोल स्टॉक्स की बात करें तो इनसे ये डील करता है. और खासकर आप ये मान के चलो इसको हैंडल करता है आपका कौन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में भी बात करेंगे. अब यहां पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्रिडिक्टेबिलिटी लेके आ सके कि क्या लीगल रेमेडीज हैं अगर इन केस कोई कंपनी बैंकक्रप्ट होती है और उसने लीज के ऊपर एयरक्राफ्ट या कोई भी चीज ले रखी है. देन यहां पर चीप क्रेडिट के एक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं हम डोमेस्टिक मार्केट को ताकि एविएशन और बाकी सेक्टर्स आपके एक बूस्ट हो. देन यहां पर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि हर कंट्रीज में इस तरह की प्रोविजंस हम बिल्ड कर सकें. एंड यहां पर जो रिस्क है जो एयरक्राफ्ट लीज करने में या फाइनेंस करने में, उस रिस्क को हम रिड्यूस करना चाहते हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ ये आपका कन्वेंशन आया था. अब इसको लेके आया था आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रख सकते हो आप. अब यहां पे अभी ओवरव्यू जो इस बिल का है वो ये है कि भाई जो आपकी डीजीसीए
ये आपके जो एयरक्राफ्ट के इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर करेगी। आपको यहां पे कहा गया है कि भाई एयरलाइंस अपने ड्यूज रिकॉर्ड को टाइमली डीजीसीए के साथ कहीं ना कहीं टाइमली फिल करे, ताकि डीजीसीए को ये पता रहे कि भाई कितना किस कंपनी का ड्यू है। मोर ओवर जो केप टाउन आपका कन्वेंशन है उसको हम लेटर एंड स्पिरिट में इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एंड बाकी अगर कोई भी लॉ इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हुआ बिल के साथ, तो आने वाले समय में आपका ये जो बिल है वो उनको ओवरराइड कर देगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है या इस बिल के इंप्लीकेशंस क्या रहेंगे? तो पहली बात तो पॉजिटिव इंपैक्ट ये रहेगी कि भाई देखो लीगल मैटर्स में सर्टेनिटी आएगी, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो एक क्लैरिटी आएगी, जिससे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक जो आपकी फाइनेंसिंग है, लीज है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें ग्लोबल प्लेयर्स को हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे और एफडीआई आने के चांसेस आपके इंक्रीज होंगे। इन एडिशन टू दिस आपकी जो लीज कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और आपका ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में जो रैंक है वो भी आपका ठीक होगा। देन इन एडिशन टू दिस कंसर्न है कि अभी भी टैक्स के लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आप लोगों को प्रेशराइज कर रहे हो कि आप गिफ्ट सिटी से ही ऑपरेट करो, कहीं ना कहीं आपको अभी जो क्लेम है कई बारी लाइक आपको ओवरस्टेटेड देखने को मिलते हैं, तो उस चीज की भी अभी प्रॉब्लम रहेगी। तो थोड़ी इस चीज को लेके भी गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज को अपनी रीडिजाइन या रीवैम्प करने की जरूरत है यहां पे। आइए अब बात करते हैं यूएस ने इंपोज किए न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए ईरान आप मान के चलिए एक ऐसा देश है जो वेस्ट एशिया में लोकेटेड है एंड बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है इसका वेस्ट एशिया में। खासकर आप यमन की बात करें, आप सीरिया की बात करें या लेबनान की बात करें, तो इनके प्रॉक्सी बहुत ज्यादा है वहां पे। तो यूएस अभी चाहता है कि भाई जो ईरान है वो टेबल पे आके हमारे साथ नेगोशिएट करे। एंड इसके लिए इन्होंने अभी क्या किया है कि भाई जो ईरानियन एंटिटीज हैं खासकर उनको टारगेट किया है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ उनके रिलेटेड है। इवन जो पर्सन्स इंडिविजुअल्स यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ अटैच्ड है उनके ऊपर भी यहां पर स्क्रूटनी कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज कर दिए, सैंक्शंस इंपोज किए, जो कि आपके यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट अब इंप्लीमेंट करेगा। अब यहां पे ऑल्दो डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं नेगोशिएशंस के लिए, तो अगर इन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होती है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि ये वेस्ट एशिया में एक नई पीस लेके आ सकती है। अब यहां पर यूएस का जो यहां पे इंपोज करने के पीछे रीजन था वो बहुत क्लियर था कि कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी या आप ये कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिल रही है जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर। तो यहां पर देखो वैसे ईरान ये कहता है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल यूज के लिए, एनर्जी और मेडिकल पर्पसेस के लिए, बट क्योंकि इनकी जो इनरिचमेंट है यूरेनियम की वो काफी इंक्रीज होती जा रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके वॉरहेड्स में यूज होती है, तो इस वजह से इंटरनेशनल सस्पिशियसनेस इनके ऊपर इंक्रीज हो गई। एंड यहां पे आप ये मान के चलो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको भी इंस्पेक्शन करने से रोकते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पे आप मान के चलो कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लेता है तो सऊदी, यूएई ये भी इस ड्रीम को परस्यू करेंगे एंड इससे न्यूक्लियर पॉलिफरेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो यूएस अभी हाल फिलहाल में नहीं चाहता है कि भाई वेस्ट एशिया में, क्योंकि ऑलरेडी एक इनस्टेबल एरिया है और अगर वहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप हो जाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं पूरे एरिया में। अब यहां पे आप ये मान के चलो कि यूएस का मानना क्या है कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये जो रेकलेस परस्यूट है न्यूक्लियर वेपन्स का इसको हम खत्म करें, क्योंकि ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रीजनल पीस के लिए भी ठीक नहीं है, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो ग्लोबल लेवल पे आपको देखने को मिलती है वो भी आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब अगर मान लीजिए इंस्टेबिलिटी अभी इन सैंक्शंस की वजह से और ज्यादा इंक्रीज होती है तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि वेस्ट एशिया में अभी बहुत जल्दी शांति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लेबनान जैसे, सीरिया जैसे, यमन, मैंने आपको बताया कि यहां पर इनके प्रॉक्सी हैं, तो इस एरिया में इसराइल को भी इसका बैकलैश कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा एंड यूएस की फोर्सेस को भी, जिससे कहीं ना केवल यूएस और इसराइल के ऊपर असर पड़ेगा, ईरान के ऊपर भी असर पड़ेगा, बट आप ये मान के चलो कि ग्लोबल सप्लाई चेन खासकर जो ऑयल और आपकी नेचुरल गैस की है उसके ऊपर भी इसका असर रहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि अगर
आपकी बैक चैनल जो भी टॉक्स चल रही थी या फॉर्मल जो भी नेगोशिएशन चल रही थी वो डिरेल हो सकती है। एंड जिससे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि अगर ये ट्रस्ट जो वेस्ट को लेके लाइक ईरान का है, अगर वो और ज्यादा अंडरमाइन होता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईरान ये सोचे कि भाई ठीक है, अब मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फोकस कर लेता हूं, तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर उनका फोकस, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर उनका फोकस और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो कहते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड क्या है। देखो, स्विट्जरलैंड और ओमान यहां पर न्यूट्रल मीडिएटर्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट, या आप ये कह सकते हो पर्टिकुलरली यूएस के साथ ईरान के रिलेशन सुधारे जा सके। अब यहां पे आप मान के चलें कि जब तक आप इकोनॉमिक एक इंसेंटिव नहीं दोगे किसी कंट्री को, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा। तो यहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, जिससे कहीं ना कहीं आप ईरान को कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हमने आपके लिए XYZ चीजें की है, हमें ये कंसर्न्स है, आप इन कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए। देन यहां पर आप ये मान के चले मल्टीलेटरल जो आपके फ्रेमवर्क है, हमें और ज्यादा उसे लाइक आप ये कह सकते हो कि और ज्यादा स्ट्रिंजेंटली उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे मिसाइल डेवलपमेंट्स को लेकर हमारे वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, हम उन्हें और ज्यादा स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करें। एंड जो प्रॉक्सी मिलिटिया ग्रुप्स हैं उनके ऊपर एक ग्लोबल आप ये मान के चलो फ्रेमवर्क लेके आना पड़ेगा, ताकि इन्हें हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। लास्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी इस एरिया में स्क्रूटनी करने के लिए आप एम्पावर करो, ईरान को कहो कि आप ट्रांसपेरेंट हो, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक न्यू स्कीम लेके आ रही है इरिगेशन के लिए। अब ये स्कीम किस चीज के अंदर आएगी, कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसी का पार्ट बनेगी, जिसमें गवर्नमेंट 1600 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अब इसमें इंडिया की इरिगेशन वाटर सप्लाई को हम बेटर करना चाहते हैं, ताकि ओवरऑल फार्म की वाटर यूटिलिटी बेटर हो सके। अब यहां पर आपकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उन्हें हम उसे एफिशिएंट करना चाहते हैं। एंड यहां पर आपके जो एग्जिस्टिंग जो सोर्सेज हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं वेस्टफुलनेस देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पानी आपका बर्बाद होता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं। तो इसमें हम रोबस्ट बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, खासकर माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा यहाँ पे। एंड इसमें हमारा फोकस है कि कैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करके फार्म्स तक पानी पहुंचाएं। जैसे हमारी कमिटमेंट भी है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि भाई हर बूंद से हम अच्छे से उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी प्रमोट कर पाएंगे। साथ के साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन में वेस्टफुलनेस कम होती है, तो कहीं ना कहीं वाटर यूजर्स जो हैं हम उनको, जैसे खासकर एग्रीकल्चर में हमारा अंडरग्राउंड वाटर का ऑलमोस्ट 70-80% हमारा पानी यूज होता है, तो हम उसको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर पाएंगे, जिससे हम वाटर स्कार्सिटी जो अभी हमारे को देखने को मिल रही है इंडिया में, उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर पाएंगे। मोर ओवर आप वाटर की एफिकेसी को इंप्रूव कर पाएंगे एंड फार्मर्स को, हर फार्मर्स को आप किसका वाटर का एक्सेस इंश्योर कर पाएंगे, तो जिससे मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। आने वाले समय में जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, तो वो ड्रॉट वाली जो प्रॉब्लम है उससे फार्मर्स रेडिली उसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फोकस है। तो कहते हैं कि भाई देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें हम हर खेत में पानी पहुंचाना चाहते हैं। अब इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपका हर खेत को पानी, एंड एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो कहते हैं कि भाई हमारा यहां पर फोकस यही है कि हम कैसे क्रिएट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और बेटर मैनेज करें अपने वाटर को, तो उसकी यूज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब इस पूरी स्कीम से इवन जो हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया नेटवर्क की बात की है, उससे हम इरिगेशन की एफिकेसी को इंप्रूव करेंगे, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे जो रूरल एरिया जहां पर हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है उनकी इनकम हम कहीं ना कहीं इंक्रीज कर पाएंगे, बूस्ट कर पाएंगे, और यूथ को इन्वॉल्व कर पाएंगे फार्मिंग में, जिससे ना केवल हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस कर पाएंगे, इन एडिशन टू दिस हम यहां पे कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर पाएंगे, जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट बन पाए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इंडिया ने अभी रिसेंटली फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की एक रफेल डील को साइन किया है। अब रफेल एम यानी मरीन वेरिएंट, तो अभी इस डील को आप ये मान के चलो कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, जहां पर हमारा फोकस ये है कि हम इंडिया के जो
मतलब आप नेवी की बात करें, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे हम रफेल को यूज करना चाहते हैं क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी अच्छी है। तो यहां पर एक ट्रेनर वेरिएंट वर्जन भी आएगा और उसके अलावा बाकी आपके वेरिएंट्स भी आएंगे। टोटल 26 एयरक्राफ्ट यहां पर हम खरीद रहे हैं। अब इसमें 3.5 से साल आपके इस डिलीवरी को कमेंस करने में लगेंगे एंड 6.5 साल के अंदर ये आपका पूरा जो 26 एयरक्राफ्ट का जो डील है उसको कंप्लीट करने में लग जाएगा। अब अगर इसकी बात की जाए रफेल की, तो ये आपका एक लाइक द सॉल्ट एविएशन है, इसका मैन्युफैक्चर किया हुआ एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में आता है। एंड रफेल एम यानी मरीन वेरिएंट, ये आपका शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी के थ्रू ऑपरेट करता है। शॉर्ट टेक ऑफ मतलब बहुत ज्यादा लंबा आपको रनवे नहीं चाहिए होता है, तो ये छोटे रनवे से भी आपका उड़ सकता है। और इसमें मतलब एयर स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रिसीजन है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो न्यूक्लियर डिलीवरी भी, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को भी ये कैरी कर सकता है। अगर आप देखें इसमें एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। तो इसके ट्रायल्स वगैरह भी अभी कंडक्ट किए जाएंगे और ऑलरेडी हमने इसकी कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं वरुण नेवल एक्सरसाइज के अंदर देखा भी था। तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है बिकॉज इंडिया का अभी अगर हम नेवी की बात करें तो आसपास आपको चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडिया की नेवी की कैपेबिलिटी इससे बूस्ट होंगी, जिससे ओवरऑल इंडिया की सिक्योरिटी को हम बूस्ट कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेस इन न्यूज में एक डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, एक आपके डिस्को था, नाइट क्लब था, जहां पर एक रूफ कोलैप्स करती है जिसमें 124 लोगों की डेथ और 155 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो कैरेबियन सी में लोकेटेड ये आपका डोमिनिकन रिपब्लिक है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। अब एक तरफ अटलांटिक ओशन आ जाता है, एक तरफ कैरेबियन सी है और इसके बीच में ये आपका आइलैंड नेशन लोकेटेड है। तो इसके बारे में आप लोकेशन को आप समझ लीजिए। देन साउथ सूडान की बात करेंगे, जहां पर आपको लगभग ये देखने को मिल रहा है कि क्राइसिस जो हंगर के हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो साउथ सूडान की बात की जाए तो इसके ऊपर ये सूडान का बॉर्डर आ गया, सूडान। देन ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन दिस इज युगांडा एंड इस तरफ आपका इथोपिया आ गया। ये मेजर कंट्रीज है जिसके साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दीज आर द थिंग्स। इसकी सिटी आप याद रखना, जुबा, ये कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी आपकी वाइट नाइल रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो वाइट नाइल यहां से पास करती है आपकी। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।